वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को जितनी सुर्खियां मिल रही हैं उतनी किसी दूसरे राज्य को नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में बयानबाजी नहीं हुई है, रैलियां, रोड शो सब कुछ हुआ है, कटाक्ष भी हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात कुछ अलग है। अगर देखें वहां सियासत का मैदान बेहद दिलचस्प बना है, क्या कुछ नहीं देखा गया है। यकीन मानिए 8वें चरण तक आते आते पश्चिम बंगाल में कुछ और नए अनूठे दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बंगाल की चुनावी फितरत ही कुछ और है और वास्तव में क्या चल रहा है वहां, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उसी पर आज की इस चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीट जीती तभी आभास हो गया था कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जितना कांटो भरा होगा उतना ही दिलचस्प भी। एक तरफ भाजपा का बंगाल विजय का अभियान, दूसरी तरफ राजनीति में दीदी के नाम से चर्चित ममता बनर्जी का अपना दमखम। खेला होवे का नारा लगाकर जनता के मन की थाह लेने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी अकेले ही अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए घेवनहार बनी है। वहीं भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल कुछ हटकर है। वजह भी कई है। जब तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों के चुनाव एक चरण में संपन्न हो रहे हैं, असम के चुनाव के लिए 3 चरण की प्रक्रिया है, तब पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 फेजेज में पूरे होने हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की बेटी बाहरी लोगों से मुकाबला कर रही है, तो भाजपा ने पार्टी से जुड़े रूपा गांगुली, देवश्री चौधरी, लाकेट चटर्जी, भारती घोष जैसे 9 महिलाओं के पोस्टर में जगह देकर लड़ाई को बुआ बनाम बेटियां बना दिया। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी कभी स्कूटी चलाती हुई दिखी, कभी चंडी पाठ करती नजर आई। वक्त का तकाजा है तो अपना गोत्र भी बताया। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट आई तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष की साजिश है। जवाब में भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी की नाटकीयता है। भाजपा में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के तूफानी दौरे हुए तो पहले चरण के चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने भी भगवा उड़ लिया। अजब चुनाव जहां भाजपा ने कई सांसद विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। रोचक जुमलेबाजी, बयानबाजी भी पूरे वेग में है। ममता बनर्जी के खेला होबे पर मोदी की तीर छूटता है। वो कहते हैं खेला होबे, हम कहते हैं विकास होबे। गजब का चुनावी समा है। बंगाल के ऐतिहासिक नायकों का जिक्र हर सभा में होता है। लुभावने नारे और कौतूहल जगाते वादे हैं। चुनाव के बीच में ममता की विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी सुर्खियों में है। मिलकर भाजपा को हराएं का संदेश का अभी जवाब आना बाकी है, पर अभी ममता अकेले ही डटी हैं। हाँ, जिस पश्चिम बंगाल में कभी कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया और जो कभी वामपंथियों का गढ़ था, चुनाव प्रचार में उसकी धमक कम सुनाई पड़ रही है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनोज त्यागी जी हैं, आपके प्रवक्ता। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि प्राशर जी भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आना चाहूँगा। संजय शुक्ला जी, आप प्रवक्ता भी हैं टीएमसी के, और वर्तमान में जितना कुछ आपके यहाँ चल रहा है उसने, मैं कहूँगा इस टाइम तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा है तो वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई जिसमें आपने कहा कि समस्त विपक्ष को साथ हो जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कोई घबराहट तो नहीं लग रही? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला है उससे लेकर बहुत सारे हम कहेंगे सवाल भी वहां खड़े हो रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि समय पे जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो आपका समर्थन मांगने की बात हो या वो पैर की राजनीति हो या गोत्र बताने की राजनीति हो, हर किसी पर सवाल ही सवाल। क्या कहेंगे आप संजय सरकार जी? देखिए, एक चीज तो बताता, मैं संजय सरकार हूँ, संजय शुक्ला नहीं है जी। संजय सरकार ही बोल रहा हूँ। आपको पास से कहां पर आपको खबर आए हैं दीदी घबराए? हाँ, मैं एक चीज आपको, कहां पर आपको खबर आ चुके हैं दीदी घबरा गई हैं, डर गई हैं? हम नहीं बोल रहे। अगर दीदी डर गई होती थी और घबरा गई होती तो भारतीय जनता पार्टी
नहीं, आपको चैनल में काफी दिखा रहा था, इसके लिए मैं आपको बोले हैं जी। तो मैं अगर दीदी डर गई तो घबरा गई तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके जेपी नड्डा से लेके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य है उसको अलावा 1000 आदमी को बंगाल में क्यों 1000 आदमी को डेली पैसेंजरी करना पड़ता है। वो डेली पैसेंजरी टूंडला से दिल्ली होता है, फरीदाबाद से दिल्ली होता है, आपको जयपुर से दिल्ली होता है। उसी तरह बंगाल से जाके डेली पैसेंजरी करने के लिए क्यों जाने पड़ रहा है। हजारों भारतीय जनता पार्टी नेता से छोटा नेता बड़े नेता से लेके सबको जाने पड़ रहा है। क्यों जाने पड़ रहा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बुरे तरफ घबराए हुए हैं और उनको जानकारी मिल रहा है, बोकलाउट हो गया है जो उनको 50 सीट नहीं मिल रहा है। समीकरण समस्त विपक्ष से संजय जी, समस्त विपक्ष से तो समर्थन आप मांग रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ। क्यों मांगा मालूम है आपको? जी बताइए। नहीं आप ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोकतंत्र के ऊपर में जो बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से अपहरण हो रहा है, हत्याई हो रहा है। आपको मालूम है आसाम को एक प्रत्याशी थे, उसको गाड़ी से ईवीएम मशीन मिला है। सबको इकट्ठा करके बोलना पड़ेगा ना ईवीएम में कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोकतंत्र कितना बड़ा हत्या हो रहा है। और मेरे देश में जो इलेक्शन चुनाव आयोग के जो मुख्य आयोग है सुनील अरोड़ा जी, उसको कमर टूटे हुए, बैकबोन टूटे हुए है, एक अपाहिज इंसान है और वो मालिक के पिंजरे बंदरे एक तोता है। तो इसको खिलाफ पूरा जानकारी देश को देना पड़ेंगे। हर आयोग को ये पिंजरेबंदी एक मालिक का तोता बना चुका है। और आयोग मतलब जो कि नए आयोग में भी इसमें हाथ लगा दिया है। तो इस तंत्र पे एक लोकतंत्र के जो लुटेरा है, जो मेरे को याद आता है 1739 साल में नादिर शाह जी दिल्ली लूटे थे, नादिर शाह, और सोना जवाहर सब लूट के चला गया था। उसी तरह अगर 22 मार्च को दिन 2021 में देखेंगे, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल को 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉफिटेबल सेक्टर था, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, बंगाल केमिकल्स और दुर्गापुर एलो स्टील जो प्रॉफिटेबल, वो सबको बेचने के लिए तैयार कर चुका है। अदानी अंबानी को देने के लिए तैयार हो गया। और हो गया बंगाल में जो कोयला घोटाला के लिए जो किस काम के लिए चल रहा है, वो ईसीएल है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मिनिस्टर ऑफ कोल के अंदर में पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। उसको देखभाल करने के लिए जिसको तैनात किया जाता है, उसको नाम CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलता है उनको। वो अमित शाह जी को अंडर में पड़ता है, होम मिनिस्टर जी का अंडर में पड़ता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है अमित शाह इसको मिसगाइड करके, इनको CISF को गुमराह करके वहां से काफी पैसा खा चुके हैं। क्यों? देखिए वहां पर जो कोल निकालता है 100% स्टीम है, वो NTPC में सप्लाई जाता है, उसको अलावा कहीं नहीं जाता है। और बॉर्डर में जो घुसपैठी का जो मैटर वो कहानी करता है, वो BSF भी अमित शाह को अंडर नहीं पड़ता है। BSF अमित शाह का अंडर, वहां से जो घुसपैठी जो घुसता है 5 से 10 हजार रुपया देके, और गाय का जो व्यापार आसाम से होता है। दिलीप पाल भारतीय जनता पार्टी को जो सिलसर का विधायक है, वो बोला गाय का व्यापार बॉर्डर से आसाम से डबल इंजन का सरकार जो होता है, ये गाय लेके सीधे बांग्लादेश फरार कर देता है आसाम का बॉर्डर से। ये बोला आसाम को जो मतलब जो लोकसभा के सिलचर के जो सांसद है राजदीप जी, वो आर्म्स एमिनेशन और कोकेन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बंगाल में आप देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय को दोस्त राकेश सिंह, पामेला गोस्वामी कोकेन का कारोबार में पकड़ा गया है। इसके अलावा और दूसरे चीज भी आप देखेंगे, बच्चे चोरी के, उसमें भी रूपा गांगुली बच्चा चोरी करके बेच दिया, उसको सांसद है। और तीसरे नंबर आपको बता रहा है डब्लू अंसारी, सिमी का फुल फॉर्म जानते हैं ना आप, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको भयानक आतंकी डब्लू अंसारी को दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। और कोयला माफिया जो जयदेव घोष जो है, जयदेव खा जो है, उसको शामिल किया। और बिल्कुल संजय जी, यही सारी चीजों के लिए अभी और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। रमाकांत मिश्रा जी भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। रमाकांत जी आप ही के पास आ रहा हूं जवाब के लिए कि भगदड़ इनके यहां मची है लेकिन घबरा आप रहे हो, ऐसा उनका कहना है। संजय जी आपके पास भी आऊंगा, एक बार जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके का माहौल आज वहां है, बहुत सारी चीजें हैं, आए दिन कुछ ना कुछ एक नया हो रहा है, लेकिन इसके इतर अगर आप जाके देखें तो और भी जगह चुनाव हैं, वहां चर्चाएं बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी हम कहेंगे। और आज अगर चाहे वो पूरे हम विश्व की मीडिया को भी देखें तो हर किसी की नजर बंगाल पे, ऐसा बंगाल में इतना खास है क्या?
रमाकांत जी, बिल्कुल और जो बताता हूँ आरोप लगे हैं वो भी आपके सामने है जी। बताता हूँ संजय जी, ऐसा है ना, देखिए 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, और उसमें कांग्रेस आई थी सत्ता में, तो 20 साल को थोड़ा बहुत कोई 1-2 साल छोड़ दीजिए, तो 20 साल सरकार में रही थी कांग्रेस। 34 साल आपको लेफ्ट की सरकार रही, 34 साल तक, और 10 साल से आपको टीएमसी की सरकार है। अब एक चीज समझ लीजिए, अभी संजय सरकार जी अभी हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हम घबरा नहीं रहे, हम तो मुस्कुरा रहे थे, हम तो आपके सामने में मुस्कुरा रहे थे। तो जितना भी आरोप इन्होंने लगाया है, इनको तो जवाब तो इनको देना चाहिए, जो किस तरह से 10 साल में अगर लेफ्ट वालों ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा और टीएमसी अभी 10 साल से लूट रही है, तो जवाब तो इनको देना चाहिए। सबसे पहली बात, जहां तक बौखलाहट की बात है, मैं तो ग्राउंड पे बाद में आता हूं, पहले बौखलाहट की बात का जवाब दे देता हूं। जो इन्होंने अभी ऑपोजिशन को 15 ऑपोजिशन लीडर को इन्होंने चिट्ठी लिखी है, 2-4 दिन पहले की बात है। तो कहने मतलब बीजेपी को अगर हटाना है तो आप 15 जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो एक साथ हो जाए। तो ये बौखलाहट किसको दिखला रही है, ये बिल्कुल पता है। अब आइए, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऊपर में सबकी नजर है, आखिर है क्या ऐसी चीज। निश्चित तौर पर अब मैं बताता हूं, देखिए देश में जहां पे भी भ्रष्टाचार है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे कुछ भी हो, महाराष्ट्र का भी परिप्रेक्ष्य मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, साथ ही मैं आपको वेस्ट बंगाल की बात बता रहा हूं। तो जितने सालों से, अगर वो 20 साल की सरकार अगर कांग्रेस की रही, या लेफ्ट की 34 साल की सरकार रही, या टीएमसी की 10 साल की सरकार है, अगर भ्रष्टाचार की कहीं पाठशाला है तो वो महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल में। देखिए, भाजपा भ्रष्टाचार के ऊपर में जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से अपनाई है और हमेशा से अपनाती रहेगी। आप अगर वेस्ट बंगाल का परिप्रेक्ष्य देख लें, तो निश्चित तौर पर जहां पर शिक्षा की व्यवस्था या आपको महिला सशक्तिकरण की अवस्था, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो चाहे स्वास्थ्य की हो, देखिए कोई भी राज्य प्रगति तभी करता है जब आपका केंद्र की योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं को अगर संलग्न कर दिया जाए, अगर एक साथ लगाया जाए, तो निश्चित तौर पर उस राज्य का प्रगति होता है। देखिए, उस वहां की जनता को किस तरह से इन्होंने केंद्र की योजनाओं से बिल्कुल अलग करके रखा। राज्य की योजनाओं को खाली लागू करने के लिए केंद्र की योजनाओं के साथ ताल से ताल न मिला करके, और केंद्र की योजनाओं को वहां पर बिल्कुल, चाहे वो आप आयुष्मान योजना की ले लें या किसान सम्मान निधि योजना की ले लें। अब देखिए, भ्रष्टाचार 4 दिन पहले की बात है, मात्र 4 दिन पहले की बात है संजय जी, मैं आपको बता देता हूं, जो किस तरह से अभिषेक बनर्जी का नाम आया है उस ऑडियो टेप में, जिसमें बिल्कुल खुल्लम खुला, आज अगर टीएमसी को अगर कोई नेता छोड़ करके अगर जा रही है, तो केवल ड्यू टू अभिषेक बनर्जी का बिहेव, जो व्यवहार है, जो ममता बनर्जी का व्यवहार है, उसकी वजह से सारे वहां से छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी स्टेट को दीमक की तरह खा जाएगी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। मैं तो ये कहता हूं, केंद्र की योजनाओं के साथ साथ अगर राज्य की योजनाओं को मिला दिया जाए और ताल से ताल अगर मिला दिया जाए, तो निश्चित तौर पर किसी भी राज्य को विकास के रास्ते पर कहीं पे भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज अगर देखें तो 34, 10, 44, 20, 64 साल से वहां की जनता जिस तरह से बिल्कुल योजनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हो चुकी है, तो ये आपको देखने की बात है और विचारणीय है। नहीं, बिल्कुल विचार नहीं है, तो विचार तो जिसे करना उसे करना चाहिए। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं। संजय गुप्ता जी, आपने दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें सुनी, और आज तो वैसे भी 3-3 संजय यहाँ हो रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। एक बात मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस बंगाल में कहाँ है? आप देखिए चर्चा कहाँ है, क्या हो गया ऐसा कि एकदम शांत पड़ गए। दूसरी बात, अगर समर्थन मांगा जा रहा है तो आगे आकर आप लोग समर्थन दे क्यों नहीं रहे? क्यों जाके कंबाइंड मीटिंग नहीं कर रहे? क्योंकि आपके तो साथी हैं वो, उन्होंने तो विपक्ष से समर्थन मांगा है। संजय जी, देखिए, आपके सवाल में ही आपका दबाव है। आपने पूछा, पहली बात पूछी कि कांग्रेस कहाँ है, और दूसरी बात आपने पूछी कि समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर समर्थन अगर हम करेंगे तो तब करते कि जब वहां पे हमारा अस्तित्व ना होता, हमारे पास
तमाम बंगाल के अंदर पूरा संगठन है और पूरी ताकत से वहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां जो मुद्दे हमारे हैं, अगर आप मुद्दों पर देखें, एक पार्टी तो जय श्री राम के नाम पर नारा मांग रही के नारे पर वोट मांग रही है, एक चंडी पाठ करके वोट मांग रहे हैं, काम दोनों ने नहीं किया है। और बात करते हैं दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार। मंदिर में आप भी जा रहे हैं, सुन रहा था आजकल मंदिर आप भी जा रहे हैं, और लगातार आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों को भगवान जरूर याद आ रहे हैं। आप सुनिए ना भाई साहब, फर्क है। हमें जो राम है या जो हमें चंडी पाठ है वो मंच के ऊपर याद नहीं आता है। हम मंदिर जाते हैं, ये हमारी आस्था का सवाल है और हमेशा से जाते हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के हमारे नेता कब मंदिर नहीं गए? आप वो दौर बता दीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मगर हम सार्वजनिक पॉलिटिकल मंचों पे खड़े होकर के राम के नाम पे, चंडी के नाम पे और किसी धार्मिक विषय के ऊपर हम वोट नहीं मांगते हैं। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, मुद्दा क्या होना चाहिए? को सुन रहा था, मैं रमाकांत जी को सुन रहा था, अभी वो बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। अरे रमाकांत जी, ये बता दीजिए, शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ आपने सीडी जारी की थी और जो आज आपके फेस है वहां पर ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती है इस बात के लिए कि उस व्यक्ति को आपने पार्टी में लेकर के चुनाव लड़ा? ऐसे फेस तीनों चारों जगह है। अगर हम संजय जी बात करें, आपके यहाँ भी बहुत सारे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए नहीं, अभी जिससे सब भटक रहे हैं। आप उनको सुन रहे थे, अगर ऐसा है तो जी सुन तो लीजिए जी। ये मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है वहां पर, नहीं है वही हम तो कह रहे हैं मुद्दे क्या होने चाहिए। मुझे कहने का अवसर तो दीजिए, आप बोलिए। आप अब जब रमाकांत जी बोल रहे जब तो आपने बीच में प्रश्न नहीं पूछा। बिल्कुल, मैं रमाकांत जी अगर कोई भी उस धारा में बोलेगा जहां वास्तव में बोलना चाहिए, नहीं टोकेंगे। हम आपको भी टोक नहीं रहे, हम तो सवाल ले रहे हैं आपसे। तो सर आप सवाल जरा मेरे को जवाब देने का बिल्कुल दीजिए, आप दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुकुल राय वहां पर इनके नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कल तक वो शारदा स्कैम के अंदर वो घोटाले का एक नाम थे। हम बात करें हेमानंद बिस्वा की, हम बात करें येदुरप्पा की, हम बात करें ताबूत घोटाले की, हम बात करें व्यापक घोटाले की, हम बात करें बंगारू लक्ष्मण की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है कि आखिर में डूबे हैं भ्रष्टाचार में। राफेल की बात कर लें, आज ही वो खुलासा हुआ है कि वहां जर्मन के अंदर वहां की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने वहां पर जो कंपनी है राफेल की, उसके खिलाफ आज एंटी करप्शन का मामला दर्ज किया। उन्होंने भारतीय कंपनी को पैसा दिया है, इसके अंदर कमीशन दिया है। जो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे, जिनको उन्होंने कहा कि झूठ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, इन्होंने रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं किया। इन्होंने किसान के क्या हालात देश के अंदर है, क्या मजदूरों के इस देश के अंदर हालात है। अच्छा संजय जी आप बोल रहे हैं, एक सवाल आपसे ले लूं, एक छोटा सा यही जी कहिए। क्या बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार है? क्या तमिलनाडु के अंदर उनकी सरकार है? क्या केरल में उनकी सरकार है? वर्तमान की जो जहां चुनाव चल रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो करें। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, फिर ये आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं। मैं रमाकांत जी को बोलूंगा तो वो और कुछ निकाल के ले आएंगे, फिर बफोर्स भी यहीं घूमेगी, राफेल भी यहीं घूमेगा, डिबेट खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां कमजोरियां हैं, वहां की प्रदेश की सरकार की, मैंने तो पहले कहा है कि उन्होंने भी काम नहीं किया है, टीएमसी ने भी काम नहीं किया है। यदि किया होता तो आज समर्थन की बात हम भी करते, मगर वहां पे क्या रोजगार दे दिया दीदी ने, हम पूछना चाहते हैं। और इसी तरह से केंद्र की सरकार भी है। केंद्र की सरकार का कोई महत्व कम नहीं है या उसका रोल कम नहीं हो सकता है, मगर जो केंद्र ने वादे किए थे कि आज पेट्रोल डीजल के रेट के ऊपर बात कर लें, आज देश के जीडीपी के ऊपर बात कर लें, आज हम बात कर लें उस बंटवारे की राजनीति पर जिसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी वहां पर वोट मांग रही है। और यही बात मैं दीदी के लिए कहना चाहता हूं कि दीदी, आपने यदि काम किया होता तो आपको चंडी पाठ मंच के ऊपर नहीं करना पड़ता, आप अपने काम के ऊपर वोट मांगती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे आज जनता चाहती है, दोनों सरकारों से तरसते हैं, केंद्र की सरकार से भी, प्रदेश की सरकार से भी, दोनों से तरसते हैं। वो ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं और ऑल्टरनेटिव वहां पर कांग्रेस की और हमारा जो गठबंधन है वहां पर मजबूती के साथ वहां सरकार बनाएगा। और जो हमने अपना मैनिफेस्टो दिया है, न्याय योजना दी है, हमने कहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, हमने कहा है कि वहां किसानों के वहां पर उनको ऊपर लाने के लिए काम किया जाएगा, हमने कहा कि मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस तय किया जाएगा। जो हालात है बंगाल में, वहां विकास के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये वोट मांग रहे हैं, कोई राम के नाम पर मांग रहा है, कोई चंडी के नाम पर मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां विकास पर, रोजगार के ऊपर, वहां के मुद्दों पर बात की जाए।
और बंगाल का विकास वहां सुनिश्चित किया जाए। ये बिल्कुल, बंगाल का विकास सुनिश्चित होना भी चाहिए। वैसे भी बंगाल बड़ा ही खास है, बड़ा अहम है। मनोज त्यागी जी, क्योंकि आप भी एक आजकल मजबूत विपक्ष हैं, ऐसे में जब समर्थन मांगा जा रहा है तो केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे हैं समर्थन करने? क्योंकि उन्हें तो करना चाहिए। विपक्ष के अंदर अगर एक मजबूत विपक्ष अगर है तो उसमें एक बड़ा नाम केजरीवाल जी का भी है। ऐसे में वहां ना जाकर वो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या वो उस विपक्ष को अपने साथ नहीं लाना चाहते या कारण कुछ और हैं? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए भारत माँ के उन लाडलों की शहादत को प्रणाम करता हूँ। चुनाव हैं, चलते रहेंगे, देश में राजनीति है, चलती रहेंगी। अभी आपने एक प्रश्न था आपका कि सबसे ज़्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर ही क्यों है, बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसका जवाब दे दूं। 2016 में बीजेपी ने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 263 सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हो गई थी, जबकि कांग्रेस 44 और सीपीएम 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। आप देखिए, तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा वहां पर कर रही है। एक वहीं की बात नहीं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं ये तमाम तरह की ईडी होगी, सीबीआई होगी, ये तभी अपने अस्तित्व में क्यों आती हैं, उससे पहले क्यों नहीं आती? नहीं, वो बिल्कुल है, वो बहुत सारी चीजें हैं, पर केजरीवाल जी जा क्यों नहीं रहे समर्थन मांगने के बाद भी? देखिए, ऐसा है, अभी आप देख रहे हैं कोरोना की क्या स्थिति है दिल्ली में। हमारे लिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, देश भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली की जनता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ये नहीं है कि हम एक धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे या हम अपने को बड़ा धर्माचार्य दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास तो शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन पे बात कीजिए, गवर्नेंस पे बात कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा कहीं ना कहीं भयभीत हो चुकी है और इन्हें पूरा इस चीज का डर है, क्योंकि आप देखिए कि ये मात्र 3 सीटों पर बीजेपी जीत पाई, तो इनका पूरा फोकस बंगाल पर है। उसमें तमाम सरकारी संसाधन हो, चाहे सरकारी एजेंसियां हो, तो ये तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानती है कि जो दीदी का जो शासन था वो बढ़िया था? देखो, ये तो जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है, लेकिन अकेले दीदी बहुत अच्छा टक्कर ले रही है वहां पर। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष के साथ साथ अगर जो जिम्मेदार ठहरा रही है केंद्र सरकार तमाम चीजों के लिए, तो केंद्र को भी कर्तव्य बोध का एहसास करना पड़ेगा कि केंद्र की क्या जिम्मेदारियां थी वहां पर। एक चीज रट ली है कि आयुष्मान योजना लागू नहीं की, किसानों को 6,000 रुपए लागू नहीं किए। अरे तुम 6,000 रुपए के लिए कहते हो कि वहां पे लागू नहीं किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हो कि जी दिल्ली में तो फ्री की आदत डाल रहे हैं। अरे आप ये तो देखो कि फ्री होने के बावजूद भी हमारा बजट सरप्लस में है, और तमाम तरह के जितने भी बड़े पुल बने हैं उसमें बिल्कुल मनोज जी, फिर गोलमोल एक जवाब। और रवि भाई, क्योंकि अब आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने सबसे सुनी। देखिए, आपने तो कह दिया कि ममता जी का शासन बढ़िया है, क्योंकि वो सीधा सीधा एक गोलमोल बातें हैं, लेकिन उसका आशय यही है कि वहां ठीक है और हम साथ हैं। ऐसे में आप देखो, क्योंकि रवि भाई आप तो सारी चीजें देखते आ रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आपने कवर भी किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बात, अब की बार गोत्र भी सामने आ रहे हैं, चंडी पाठ भी हो रहा है और नारे भी लग रहे हैं, खेला भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें। इस चुनाव में अगर कुछ चीज गायब है तो वो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारे लोग चर्चा नहीं करना चाहते या जवाब नहीं देना चाहते। आप देखिए कि बात कुछ भी हो तो घूम फिर कर आ जाता है कि साजिश रची जा रही है, चोट लग गई उस पर भी राजनीति है, हर कोई भुनाने में लगा है। किस तरीके से गोत्र भुना लें या चंडी पाठ घुमा लें, भुना लें, माफी चाहूंगा, और भी बहुत सारी चीजें आप देखें उस चुनाव के अंदर चल रही है। लेकिन अगर वहां तथ्यों पर बात करें और उनका जवाब मांगे, उससे हर कोई बचता नजर आता है। ऐसे में आप उस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है? क्योंकि भगदड़ तो मची, भले ही संजय सरकार जी ना माने, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति भी वहां से चले गए, तो कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जी रवि जी। जी बिल्कुल प्रवींद्र जी, पश्चिम बंगाल की सियासत अपने आप में एक निराली सियासत होती है, इसीलिए पूरी दुनिया की नज़रें इस बार भी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। और एक ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट 2014 का जो पॉलिटिकल इरा है भारत का, जो उसमें पश्चिम बंगाल में जिस तरह से स्वभाव के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से अभ्युदय हुआ। अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि 2016 में 3 सीटें जीती, उनको 2019 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करना चाहिए, जब 42 में से 18
सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और देखिए, दीदी ने अगर 2 बार भवानीपुर से विक्ट्री की है तो वो नंदीग्राम क्यों पहुंची हैं इस बार? मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। 2011 में भवानीपुर से जो दीदी की जीत हुई थी, जो 2016 में जीत का अंतर आधे से भी कम रह गया, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां टीएमसी और बीजेपी के वोटों में कुल मिलाकर के 3000 का फासला रह गया था। तो मुझे लगता है कि दीदी को भवानीपुर सीट छोड़ना कोई भावनात्मक कार्ड नहीं है, क्योंकि दीदी ने नंदीग्राम सीट को तब चुन लिया था जब शुभेंदु अधिकारी का नाम वहां से तय भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी नहीं की थी। तो ये कुछ ना कुछ तो है जो दीदी को इस बार थोड़ा सा बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। और जहां तक वो बात आपने कही प्रवींद्र जी कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद अपने आप में एक बात है। जिस प्रदेश में 80 से 90% वोटर, यानी लोकतंत्र शब्द बना है लोक के लिए, लोक द्वारा बनाए गए तंत्र से, जहां पर लोग इतना चैतन्य है, पॉलिटिकली इतना जागरूक है कि वो 80 से 90%। और एक चीज और दिलचस्प है वहां पर कि नोटा जैसा विकल्प वहां कम इस्तेमाल करते हैं लोग, पॉलिटिकल विकल्प ही चुनते हैं। तो ऐसे में 90% तक वोटिंग अगर हो रही है तो कौन सी पॉलिटिकल सोच है? बहुत तो मुझे लगता है कि खोखली सोच है जो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवींद्र भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सफलता पाई, तो ये जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें एक वाक्य, एक भविष्यवाणी तो स्पष्ट तौर पर आज ही की जा सकती है कि तृणमूल कांग्रेस को झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 3 जो विधायक चुन के आए थे 2016 में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 2 मई को पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जनमत किसके साथ है, परिवर्तन के साथ है या असल परिवर्तन के साथ है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, शायद चूंकि मेहमान ज्यादा हैं तो दोबारा नंबर नहीं आए। नहीं, बिल्कुल तो आएगा जी। पश्चिम बंगाल में जो हम हिंसा की बात करते हैं चलिए, अब जब बात शुरू हो गई है तो संक्षेप में रख ही देता हूं जी। बड़ी अच्छी बात है इस डिबेट में कि टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आप के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। हम जानते हैं कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और 1967 तक कांग्रेस ने वहां शासन किया। कांग्रेस प्रवक्ता जरा मन ही मन विचार करें कि फिर ऐसी क्या वजह रही कि आजादी के तुरंत बाद 60 के दशक की शुरुआत में ही वहां जो हिंसा थी, मैं मानता हूं पश्चिम बंगाल के डीएनए में थोड़ा सा क्रांति की बात रहती है। इसी वजह से जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था आजादी के लिए, देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन हो रहे थे, उस समय पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति बनी थी जो सशस्त्र क्रांति की चाहती थी। और महात्मा गांधी, हम जानते हैं कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में बहुत सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने भी देश के बाहर जाके आजाद हिंद फौज का गठन किया जो सशस्त्र क्रांति की बात करती थी फौज। खैर ये तो अंग्रेजों से लड़ाई की बात थी बात, लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंसा ने पश्चिम बंगाल में संस्थागत रूप ले लिया, जबकि वहां केवल 1967 से 1972 तक का जो पॉलिटिकल इरा है वो अस्थिरता भरा रहा। बाकी आप देखिए, कांग्रेस करीब 20 साल शासन में रही, लेफ्ट 34 साल रहा और तृणमूल कांग्रेस 10 साल हो चुके हैं। तो ऐसी क्या वजह रही है कि वहां के जो नौजवान हैं उनको उनके स्वभाव में जो एक हिंसक प्रवृत्ति है उसको संस्थागत रूप, सियासी रूप से दे दिया गया? क्यों नहीं वहां रोजगार के मौके पैदा किए गए? और दीदी भाग के जो नंदीग्राम आई हैं, तो आपको याद होगा कि 2005 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में पेट्रोकेमिकल हब बनाने की बात कही थी। नंदीग्राम हम जानते हैं हल्दिया बंदरगाह के पास में है। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लेफ्ट की जो छवि थी उद्योग विरोधी, उसको दूर करने के लिए नंदीग्राम में एक पेट्रोकेमिकल हब बनाने का ऐलान किया था। आपको याद होगा 2006 से लेकर 2008 तक जो वहां जमीन अधिग्रहण करने को लेकर किसानों को उकसाया गया, तो नंदीग्राम जो दीदी ये कहती हुई आई हैं कि मैंने तो यहां संघर्ष किया है, अगर उसी समय पेट्रोकेमिकल हब बन गया होता नंदीग्राम में, भूमि अधिग्रहण को सही तरीके से करा लिया जाता, तो मुझे लगता है कि आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ये भी रवि भाई बहुत बड़ा एक सवाल आपने दिया है, ये बहुत बड़ी बात आपने दी। और संजय सरकार जी से ब्रेक के बाद में इसी पर आऊंगा।
एक बिल्कुल संजय जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल लौटेंगे आपके बीच। मोदी जी के निर्देशन से 4 साल में हुआ कमाल, योगी जी के कर्म योग से दमक रहा यूपी का भाल, योगी जी के कर्म योग से दमक रहा यूपी का भाल। गांव-गांव में शहर शहर में अमन चैन की नई मिसाल, एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक तेज हुई यूपी की चाल, अर्थव्यवस्था सुधर गई है, आमदनी ने किया निहाल, रोजगार के खुले रास्ते, उद्योगों ने भरी उछाल, भर्ती में अब घूस बंद है, मिली नौकरी बिना दलाल, सबको घर शौचालय बिजली, सबको जल बीमा की ढाल, मोदी योगी की मेहनत से दमक रहा यूपी का भाल। दशकों में जो नहीं हुआ था, 4 साल में हुआ कमाल। नाम दमदार योगी सरकार। मंगलम गरुड़ध्वजा यजमान 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया TVS स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। TVS स्पोर्ट, माइलेज का बाप। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बंगाल का खेला, जी हाँ, आज उसी पर हमारी चर्चा है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और बहुत सारी चीज़ें रवि जी ने भी बताई और बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ अच्छा बताया। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक बात इसी में आपसे और जोड़ूंगा कि वर्तमान में मुद्दे क्या होने चाहिए। चलिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, उस पर भी आना। जी संजय जी। देखिए, मैं एक चीज आपको देखिए, मैं पहले मिश्रा जी को सवाल का जवाब दे देता हूं, बाद में रवि जी को सवाल का जवाब देने के लिए आता है। मिश्रा जी को जवाब क्या है? मिश्रा जी बोला कि किसान निधि बंगाल में चालू नहीं किया है, आयुष्मान भारत नहीं चालू किया। मैं एक चीज बताता, मैं जब 2011 में बंगाल में ममता दीदी का सरकार बनी थी, उस समय कृषक बंधु के हिसाब से 10,000 रुपया दिया जाता था।
क्यों महात्मा गांधी को एक किताब हमने पढ़ा था किसी को भीख देने का मतलब है उसको अपाहिज बना देना। तो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया का हर किसान को घर में पहुंचा। 74 लाख किसान में 70 लाख किसान को घर में आप पहुंचाए हैं। 5 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब है महीना 42,000 रुपया, दिन में कितना होता है 1400 रुपया। और भारतीय जनता पार्टी का किसान निधि क्या है 6,000 रुपया महीना में, 500 रुपया दिन में, 16 रुपया 50 पैसा। अगर एक परिवार में 3 आदमी उस परिवार में रहता है तो उसको मतलब रहता है 16 रुपया 50 पैसा का मतलब रहता है 5 रुपया 50 पैसा। और 1400 रुपया का मतलब रहता है कितना 1250 रुपया का ये आपको 450 के ऊपर में होते हैं, दिन का खर्चा होता है। उस हिसाब से हमने किसान, मेरे बंगाल का किसान स्वाभिमान है, गरीब है, लेकिन भिखारी नहीं है, भीख नहीं ले सकता 5 रुपया 50 पैसा। रह गया किसान निधि, किसान निधि के और आयुष्मान भारत। मैंने जब मेरे बंगाल में जब हम सत्ता में आया था, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया का 700 साथी दिया है। देश में 2000 हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो आयुष्मान भारत है उसमें 3 लाख रुपया सेंट्रल देंगे, 2 लाख रुपया किसान को। मैं नया करके क्यों 2 लाख रुपया देने जाएंगे। रवि भाई बोला है बंगाल के चुनाव के बारे में, जो इलेक्शन हुआ था 2019 में लोकसभा, उस समय कम्युनिस्ट कांग्रेस आईएसएफ नया पार्टी हुआ, अलग अलग चुनाव लड़ा था। कम्युनिस्ट का 26% वोट था, उसमें 19% भारतीय जनता पार्टी में गया। कांग्रेस को 10% था, उसमें 4% गया, 23% मिलाकर 40% हो। इस बार दोनों मिला हो गए हैं, उसमें दोनों पार्टी कम्युनिस्ट कांग्रेस आईएसएफ मिल चुके हैं। उसमें वोट का कैसे आपको मतलब जब आपको पोलराइजेशन हो रहा है। तीनों मिलकर अगर 5% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को काट देता है, सीधे 35 में पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट भी नहीं मिल सकता। रह गया बंगाल में भूमि अधिग्रहण। देखिए जिस समय टाटा ने जमीन लिया था बंगाल में, 600 एकड़ जमीन की जरूरत था, सिंगूर में 600 एकड़ की जरूरत था। ऊपर तो 600 एकड़ और भी जोर जबरदस्ती लेने के लिए सीपीएम को सरकार जो थे उसको किया था। तो जमीन देने के लिए वहां पर किसान तैयार था, लेकिन 1 एकड़ जमीन का कीमत था उस समय 30 लाख रुपया। तो और भारतीय जनता कम्युनिस्ट के जो सरकार था, टाटा के पास जो पैसा मांगने के लिए गया था, बोला हमने सीधा दत्ता को पास पैसा दे दिया। तो जब किसान जब 30 लाख रुपया मांगने के लिए गया, उसको बोला आपको एकड़ प्रति कितना जमीन मिलेंगे, 1 लाख रुपया। जब वहां का किसान लोग एजिटेशन किया था, आपको मालूम है तापूसी मालिक को जो फादर थे उनको जब लोग एजिटेशन किया था, तब उसको क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, तापूसी मालिक को रात में उठा के लेके गया, बलात्कार कर दिया, केरोसिन डाल के जला के उसको कब्र में दफना गया था। तो अगर 30 लाख का जमीन अगर 1 लाख में सीपीएम को सीधा दत्तों से जाकर लेके पड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ है वहां पर। अब मेरे रवि भाई को डिटेल्स जाके बंगाल में जाकर रहने के लिए बोलिए, जानकारी लेने के लिए बोलिए। हम तो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जमीन का जो कीमत होता है वो कीमत हम देना चाहते हैं और दे के उसको लेना चाहता है। 30 लाख का जमीन 1 लाख आप जोर जबरदस्ती करेंगे, फिर उसको बेटी को उठा के लेके जाके वहां पर बलात्कार करेंगे। रात में देबू मालिक बलात्कार किया था उसको, उसमें जब सीबीआई कोर्ट में केस गया था, अमरकांत आचार्य जी उसका जज था, उस जज में का जजमेंट दिया था इसको इमीडिएट सीबीआई जज हो। और सीबीआई जज जब हुआ था, सीधा दत्तो और देबू मालिक को पकड़ा गया था, पकड़ा के लेके उसको लेके अंदर किया गया था। काफी दिन अंदर थे, अभी बेल में वो बाहर है। अभी बोलिए ये कहाँ का सच्चाई है, जो सच्चाई रवि जी को जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, मैं बंगाल में 94 लाख आदमी को नौकरी दिया है। और कोरोना काल जो हुआ है, जून से लेकर दिसंबर तक ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर में मंत्री संतोष गंगवार जी उस समय डिक्लेयर किया 1,20,000 आदमी को, मतलब जो जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला कोरोना काल में। बिल्कुल संजय जी, ये अच्छा संजय जी एक चीज सुन लीजिए, एक सवाल आप ही से ले रहा हूँ। संजय जी आप ही से एक सवाल ले लूँ यहीं पे आपसे। जी संजय जी, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, शायद आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप सही बोल भी रहे होंगे, हम ये कह रहे हैं। लेकिन यही एक सवाल ये भी उठता है कि आप ही की पार्टी में सबसे ज़्यादा भगदड़ क्यों? अगर सब कुछ इतना सही है तो सारे लोग भाग क्यों रहे हैं भाई? सीबीआई ईडी, देखिए सीबीआई ईडी हर किसी को उठाएगी क्या? ये कह देना यानी सब गलत, तो गलत भी तो आप ही के लोग हैं फिर।
नहीं, चुनाव का पहले सीबीआई ईडी आ जाए। देखिए, नारदा सारदा में किसने फंसे हुए थे? मुकुल राय फंसे थे, शुभेंदु अधिकारी फंसे थे, शोभनदेव चट्टोपाध्याय फंसे थे, शंकुदेव पांडे फंस सके थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी में इन किया है तो सीबीआई फंसे कब? जब आपकी पार्टी में थे। मतलब जो जांच फंसे तो तब ना जब आपकी पार्टी में थे। छोड़ दिया है। नहीं, मैंने चोर बोला था का? मैंने चोर बोला था? नरेंद्र मोदी सभा में जाके बोला था शारदा नारदा में जो फंसे हुए थे किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सिद्धार्थ सिंह जी बोला था भाग मुकुल भाग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बोला था उन्हें, इसको मतलब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा पार्टी में आ जाइए और जितना रिश्वत काटमानी हो चुका है दे दीजिए, हम आपको गंगा जल में नहा देंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को डिटर्जेंट है। हेमंत बिश्व शर्मा, उनको भी एक ही चीज है, असम में एक ही चीज किया, कहाँ जांच हुआ उसमें? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये सीबीआई ईडी जो है पिंजरे बंदी मालिक का तोता है, वो जो बोलता है बोले जाए, बोलेंगे। देखिए, मैं कभी नहीं बोला है, मैंने कभी बोला है कि मेरे को कोई धर्म लेकर चुना। ममता को बोल रहा है बेगम। अच्छा, ममता बनर्जी एक ब्राह्मण घर का लड़की है, कुलीन ब्राह्मण है, और बंगाल में दुर्गा पूजा काली पूजा हर घर में होता है और हर घर में सुबह चंडी पाठ होता है। अगर चंडी पाठ करने का मतलब क्या है मालूम है आपको? आपको मन में शांति मिलता है, मन में शक्ति मिलता है, इसके लिए चंडी पाठ किया जाता है। बिल्कुल। चलिए, चुनाव में चंडी पाठ भी हो रहे हैं संजय जी, चुनाव में चंडी पाठ भी हो रहे हैं और गोत्र भी बताया जा रहा है। अभी आप भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार से हैं, तो बहुत सारी चीजें आजकल ये सब चलता है, ये भी कुछ फंडे हैं, होने चाहिए जी। रवि अरोड़ा जी को बोलने का मौका देता है। मैं एक चीज आपको बताता है, 2019 में फरवरी महीना में पुलवामा हमला हुआ तो 40 मेरे देश को सैनिक शहीद हुए हैं। मैं उसको श्रद्धा करता हूं। जिस परिवार से जाता हूं उसको परिवार चला गया है। ये नेता बाहर में घूमने के देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा आतंकी है। 22 मार्च 2021 में लेटर नरेंद्र मोदी, ये लेटर इसको इमरान खान को लिखा है, मैं जो सामान आपको भेज रहा है आप ये सामान आप स्वीकार कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और इमरान खान के बीच में, मतलब नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग चल रहा है। वहां पर पार्लियामेंट में कुछ बयान दे रहा है, यहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ बयान दे रहा है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो एक पूरा पाकिस्तान अगर यहाँ के इशारों पर चल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, इस तरीके की चीजें भी। रमाकांत जी बताइए, बहुत सारे सवाल संजय जी ने खड़े किए हैं जी। जी संजय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनको मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और मैं एक थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है, अगर उसकी कोई कमी है तो उसको सुनना भी चाहिए। देखिए, रवि जी ने बोला है अगर हम में कोई कमी है तो निश्चित तौर पर, देखिए, अपनी कमी बहुत कुछ ऐसा होता है कभी नजर नहीं आता, तो दूसरा अगर कोई कमी अगर बताए तो उसको सुधार करने की गुंजाइश हो जाती है। संजय सरकार जी बिल्कुल अपने आप को ऐसे दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं जो कि 10 साल से इन्होंने बिल्कुल तारनहार की तरह, टीएमसी ने तारनहार की तरह वेस्ट बंगाल को फर्स्ट स्टेज पर पहुंचा दिया है, फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचा दिया है स्टेट में। मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये 10 साल से सत्ता में है ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये कोल माफिया ये कौन है? ये सैंड माफिया ये कौन है? ये कट मनी सिंडिकेट ये कौन है? ये जो चंदा के नाम पर जो वसूली होती है ये कौन है? इंडस्ट्रीज को किस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म कर दिया गया, ये कौन जवाब देगा? ये क्या सीपीआईएम जवाब देगा? ये क्या टीएमसी नहीं जवाब देगा? क्या 10 साल से सत्ता में या कर क्या रहे थे? ये इनको जवाब देना चाहिए। जहां तक बात है टेररिस्ट ट्रेड यूनियन, ये किसने लाया यहाँ पे पश्चिम बंगाल में? ये कौन लाया? इस तरह से ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। केंद्र की योजना है, तो क्या राज्य की योजना और केंद्र की योजना को ये लागू नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वहां की जनता 10 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल की, और उस 10 करोड़ जनता को ये केंद्र की योजनाओं से बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जनता भिखारी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से ये डिफेंड नहीं कर सकती है। केंद्र की योजनाओं को लागू करना बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो इनको ताल से ताल मिला करके, कदम से कदम मिला करके वहां की जो जनता है उसको लाभ देना चाहिए। इन्होंने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, इन्होंने किसान सम्मान निधि योजना नहीं लागू किया, और इस तरह से डिफेंड करेंगे, बंगाल का किसान इस तरह से ये डिफेंड करेंगे 10 करोड़ की
10 करोड़ जनता हम बंगाल के जनता अगर नरेंद्र मोदी से भीख नहीं लेंगे तो हम जोर और जबरदस्ती इसको भीख देंगे, हम भीख देंगे। मेरे बंगाल का जनता स्वाभिमान जनता है, आजादी क्रांति लेकर के आने जनता है, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद की जनता है, ये भीख नहीं ले सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 साल से जिस तरह से भ्रष्टाचार आप भीख नहीं दे सकते हैं, आप भीख नहीं दे सकते हैं, आप अबानी अंदानी को दे सकते हैं, लेकिन वो चीज मेरे बंगाल का जनता नहीं दे सकता है। ये तो अभी गोत्र बता रहे हैं, ये अभी चंडी पाठ कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं, अभी तो तीसरा चरण कल ही है, अभी 5 चरण का चुनाव और है। देखिए ये क्या क्या बताते हैं, और ये नरेंद्र मोदी को आतंकी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है ये, और इनको यही सबसे बड़ा आतंकी है तो नरेंद्र मोदी है, और ये इमरान खान को साथ में मिले जुले हैं। बहुत सारी बातें हैं, लगातार रमाकांत जी भी बता रहे हैं, संजय जी भी। अगर हम बात करें संजय गुप्ता जी, वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसके अंदर जिस तरीके की बातें हैं, कहीं ना कहीं जो बात रवि जी ने उठाई थी, क्योंकि समय कम है और मैं सभी से चाहूंगा कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो रवि जी बोलेंगे कि यार देखो मैं पहले ही कह रहा था मेरा नंबर नहीं आएगा। तो संजय जी, जो चीजें रवि जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब दें कि ऐसा क्या हुआ कि आप देखें 34 साल और 10 साल 44 साल कहां है कांग्रेस, और वहां पर भी जो मुद्दे होने चाहिए वहां भी आप केंद्र के मुद्दों को लेकर अगर बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तब तो फिर हो गई राजनीति। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो विषय है, आज कांग्रेस पार्टी की यदि कमी ढूंढी जा रही है तो ये ढूंढी जा रही है कि हम नारे नहीं लगा रहे धर्म के, हम वहां पर किसी तरह का उत्पात नहीं मचा रहे किसी लोगों से, हम आपस में झगड़े में हिंसा में विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा है। मगर सच्चाई में ऐसा है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी को समझती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस में देश में कांग्रेस ने राज किया, आज हम पूछ रहे हैं कांग्रेस कहाँ है। अरे कांग्रेस को लाने की चिंता कांग्रेस के लोगों के अंदर है, संगठन के आदमी वहां पर काम कर रहे हैं। मगर ये जो 2 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नूरा कुश्ती चल रही है। इनका मैच फिक्स है। ना तो प्रदेश के अंदर टीएमसी ने वो काम किया जो उनको करना चाहिए था, और ना ही केंद्र की जो योजनाएं थी या केंद्र की जो नीतियां थी, जिस तरह से जीडीपी की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई की, और देश के अंदर जितने बड़े उपकरणों को बेचने की बात कर लें, बहुत से विषय हैं, महिला सुरक्षा पे बात कर लें, दोनों सरकारों ने काम नहीं किया है। देखिए लगातार आंकड़े बंगाल में भी बढ़े हैं और पूरे देश के अंदर भी बढ़े हैं। तो अपनी जिम्मेवारियों से ये जान छुड़ाने के लिए ये बात लाना चाहते हैं धार्मिक नारों के ऊपर, धार्मिक बंटवारों के ऊपर, कभी आर्थिक विषय के ऊपर बंटवारा करते हैं, कभी धर्म पे बंटवारा करते हैं। दरअसल जो मुद्दे हैं उनको पीछे कर रखा है। आज हम दोबारा पूछना चाहते हैं कि रोजगार के विषय पे क्या कहना चाहती है दोनों पार्टियां। जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, पिछले वाला दिया था, उसका पूरा कर लिया क्या, और अगर नहीं किया है तो मैं कहना चाहूँ आज एग्जाम का समय है, आज परीक्षा का समय है, दोनों पार्टियों की परीक्षा है, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आज जनता आपको 0 नंबर देने वाली है, और इसमें दूसरे लोगों को अवसर मिलेगा, दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, वहां सरकार बनेगी, और गरीब आदमी का, किसान का, मैं कहता हूं महिलाओं का वहां पर हितों के ऊपर काम किया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, आप तो बहुत सारी चीजें सहजता से कह भी जाते हैं। मनोज त्यागी जी, क्या केंद्र से किसी भी प्रकार की स्कीम की मदद लेना या केंद्र से कोई स्कीम कानून से लागू करना, उसमें भीख शब्द कहाँ से आ जाता है? फिर इस तरीके की जब बातें होती हैं तो वास्तव में जो वहाँ का व्यक्ति है उसे लाभ कैसे मिलेगा? खाली हम इस तरीके की बातें करें तो उससे क्या लाभ होने वाला है? कैसे आप देखते हैं इन चीज़ों को? जी देखिए, राजनीति के बदलते परिदृश्य में ये शब्द जो है अलग अलग जगह अलग तरह से इसकी व्याख्या होती है। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं वार्षिक, तो ये एक अनुग्रह राशि होगी, किसान सम्मान निधि, ये किसान सम्मान निधि है। लेकिन दिल्ली के अंदर फ्री बिजली की बात होती है, फ्री पानी की बात होती है। आज तो बंगाल पे आ जाएं तो ये शब्द वहां भी लागू होता है। तो ये तो तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करी है।
तो मैं तो उस शब्द को कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जनता के टैक्स से ये देश चलता है। ये भिखारी शब्द कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, देश के लोकतंत्र के साथ भी और देश की जनता जनार्दन के भी साथ भी। तो ये तो अपने अपने हिसाब से अपनी व्याख्या कर ली है। बिल्कुल, और कुछ भी कहा जाए रवि भाई, क्योंकि समय कम है, और अंतिम में सवाल आप ही से ले लेता हूं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं। जिस तरह से बंगाल के अंदर भले ही संजय सरकार जी कुछ भी बोलें, लेकिन जो भगदड़ रही है वो भगदड़ के पीछे वो बोलते हैं CBED, तो यानी कि वो सारे गलत लोग थे। वो गलत लोग कहाँ थे, वो तो सवाल फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा वहाँ आपको क्या लग रहा है कि जिस तेजी से लोग निकले, तो बीजेपी में ही क्यों गए, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, या वो अगर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं वहां क्यों नहीं गए? उसके अलावा अगर एक वहां सबसे बड़ी जो बात होती रही है वो हिंसा, जिसकी बात आपने भी की, जिसकी बात औरों ने भी की, आखिर क्यों इतनी हिंसा है कि आज तक भी आप देखें तो बंगाल का नाम आते ही सार हिंसा होगी, और वहां संवेदनशील शब्द जुड़ जाता है चुनाव आयोग की तरफ से भी, जबकि आसाम के अंदर जहां खूब दबाकर हिंसा कभी होती थी, आज देखिए एक ही चरण में चुनाव है। तमिलनाडु के अंदर एक चरण में चुनाव है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, इस पर भी बात सभी को करनी चाहिए। रवि जी। नहीं, असम में भी 3 चरणों में है, और पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे ज़्यादा 8 चरण, पिछली बार जो चुनाव हुए थे 7 चरणों में हुए थे, और इस बार 8 चरणों में चुनाव आयोग ने, हालांकि TMC ने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी जो चाहती थी चुनाव आयोग ने वही किया। एक एक ज़िले में, ऐसा शायद पहले नहीं हुआ कि एक ही ज़िले में कई चरणों में चुनाव हुआ हो। बहरहाल ये एक अलग बात है। जैसा मैंने कहा कि हिंसा को वहाँ पॉलिटिकली सिद्धांत रूप में एक शामिल करने की बात हुई, और जो लेफ्ट पार्टियों का शासन रहा कांग्रेस के बाद, यानी 77 से 2011 तक, मुझे लगता है कि वो लेफ्ट पार्टियों का जो विचार था वो विदेशी जो सिद्धांत थे उनके आधार पर था। देखिए, जहां भी देश के संविधान के ऊपर पार्टी संविधान को तरजीह मिलने लग जाएगी, जहां भी जो सारा सरकारी तंत्र है वो पार्टी की सेवा में लग जाएगा, वहां इस तरह की अराजक माहौल विकसित होगा। जी नहीं, बिल्कुल, और यही बहुत सारी चीज़ें, शायद यही कारण है कि वहाँ पर इस तरीके की अराजकता रही है, और हमेशा से हिंसा वहाँ चरम पर रही है, और कानून को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पश्चिम बंगाल की चुनाव की ये धमक है कि बाकी राज्यों के चुनाव की चर्चा दब सी गई है, सबका ध्यान रह रहकर बंगाल की ओर जा रहा है। चुनाव में वादे आश्वासन की कमी नहीं है, लेकिन महसूस होता है कि जिस प्रदेश ने देश की आज़ादी और सांस्कृतिक गौरव के लिए अपना बहुत कुछ अर्पित किया हो, वहां विकास बहुत पीछे छूटा। कांग्रेस और वामपंथ की लंबी सत्ता भी पश्चिम बंगाल को एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकी। पश्चिम बंगाल में लोगों की जिंदगी बहुत सी चीजों को लेकर जूझती रही है। फिलहाल सबका रुझान इस बात पर है कि इस बार सत्ता किसे जा रही है, और बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वो किस पर विश्वास जता रहे हैं। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से